तो मैं अब ये आपको टेस्ट पेपर डिस्कस करने जा रहा हूं। ये सेक्शन ए का 51 क्वेश्चन। ओके, तो दिस इज द वेपर प्रेशर ऑफ द गिवन लिक्विड विल डिक्रीज्ड इफ। अब इसमें चार ऑप्शन है बेटा। तो वेपर प्रेशर किस बात पर डिपेंड करता है? किसी भी लिक्विड का वेपर प्रेशर सिर्फ और सिर्फ टेम्परेचर पर डिपेंड करता है। तो टेम्परेचर अगर बढ़ेगा तो वेपर प्रेशर बढ़ेगा, टेम्परेचर अगर घटेगा तो वेपर प्रेशर घटेगा। ठीक है, तो इसमें हमारा से टेम्परेचर पर एक है, तो the liquid will decrease, the vapor pressure will decrease when the temperature is decreased. तो फोर्थ ऑप्शन होगा इसमें, the temperature is decreased. ओके, अब आता है 52nd क्वेश्चन। 52nd क्वेश्चन में फॉर द बाइनरी आइडियल लिक्विड सोल्यूशन, अगर बाइनरी बेटा बाइनरी आइडियल लिक्विड सोल्यूशन है तो उसके टोटल वेपर प्रेशर का जो फार्मूला है वो होता है Pt इक्वल टू P नॉट ए एक्स ए प्लस P नॉट बी एक्स बी। देखो ये फार्मूला होता है। यहां पर P नॉट ए क्या है? वेपर प्रेशर ए का प्योर स्टेट में, P नॉट बी का प्योर स्टेट में वेपर प्रेशर, एक्स ए और एक्स बी जो है वो मोल फ्रैक्शंस है। तो मैं लिख सकता हूं यहां पर Pt इज इक्वल टू P नॉट ए एक्स ए प्लस P नॉट बी 1 माइनस एक्स ए, क्योंकि बेटा एक्स बी बराबर होता है, यानी हम लिख सकते हैं एक्स ए एक्स बी का सम 1। जो मोल फ्रैक्शंस का सम होता है वो हमेशा 1 के बराबर होता है। तो मैंने लिख दिया यहां पर एक्स बी इक्वल टू 1 माइनस एक्स ए, एक्स बी की जगह ये लिख दिया। अब इसको हम ठीक कर लें, Pt इज इक्वल टू P नॉट ए माइनस P नॉट बी। ठीक है, और यहां पर एक्स ए प्लस P नॉट बी, यानी इसको मैंने इस तरीके से किया। अब चार ऑप्शन में देखिए, अब सेकंड ऑप्शन इससे मैच कर रहा है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन 53rd क्वेश्चन। अब 53rd क्वेश्चन में क्या है? फॉर द बाइनरी फॉर एन आइडियल बाइनरी लिक्विड सोल्यूशन। अब इसमें दे रखा है बेटा P नॉट ए ग्रेटर देन P नॉट बी, ये दे रखा है, और कह रहा है विच रिलेशन बिटवीन एक्स ए मोल फ्रैक्शन ए का है और वाई ए मोल फ्रैक्शन ए का है वेपर फेज में। हमें पता है एक रिलेशन हमारे पास होता है P नॉट ए एक्स ए, P ए के लिए पार्शियल प्रेशर ए का हम लिख सकते हैं P नॉट ए एक्स ए, और इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं एक्स डैश ए पी टी, इस तरह लिखा जा सकता है। तो जैसे मैंने ए के लिए लिखा वैसे ही लिख सकते हैं बी के लिए। इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2। अब अगर हम इसे डिवाइड करें तो P नॉट ए P नॉट बी एक्स ए अपॉन एक्स बी, एक्स डैश ए अपॉन एक्स डैश बी। अब इसमें आपको दे रखा है जो वेपर फेज का है वो वाई ए और वाई बी करके दे रखा है, तो मैं इसको हटा दूं यहां से, मैं ऐसे लिख सकता हूं वाई ए और ये वाई बी, यहां पर भी लिख दें वाई ए एंड वाई बी। अब देखो ये जो है बेटा यहां पर P नॉट ए ग्रेटर देन P नॉट बी, तो मैं लिख सकता हूं P नॉट ए अपॉन P नॉट बी ग्रेटर देन 1 लिख सकता हूं। अगर ऐसा लिखा है तो इसको 1 लिख सकता हूं। अगर ये 1 से बड़ा होगा, अगर ये 1 से बड़ा है और इन दोनों का प्रोडक्ट वाई ए अपॉन वाई बी के बराबर है तो क्या होगा? एक्स ए अपॉन एक्स बी हमेशा छोटा होगा वाई ए अपॉन वाई बी से, हमेशा होगा ऐसा। जैसे अगर ये 1 से बड़ा है बेटा, 1 से ये बड़ा है और इसको किसी चीज से मल्टीप्लाई करोगे और इसके बराबर हो रहा है तो मानी बात ये छोटा होगा। जैसे एग्जाम्पल के लिए 2 इंटू 3 6 है, अब ये 1 से बड़ा है तो देखो 3 6 से छोटा है, ऑलवेज ऐसा होगा। तो ये 1 से बड़ा है तो ये छोटा हो जाएगा। तो इसमें ऑप्शन कौन सा है? थर्ड ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं 54th क्वेश्चन। तो 54th क्वेश्चन देखिए, अब 54th क्वेश्चन में क्या दे रखा है? बेंजीन, मिथाइल अल्कोहल, एनिलीन और C6H12 नाइट्रोबेंजीन। अब इनके जो है बॉइलिंग पॉइंट बेटा दे रखे हैं, है ना।
अब बॉइलिंग पॉइंट दे रखे हैं, पूछ रहा है विच विल शो हाईएस्ट वेपर प्रेशर। अब हाईएस्ट वेपर प्रेशर किसका होगा? देखो बेटा, जिसका बॉइलिंग पॉइंट कम होता है, जिसका बॉइलिंग पॉइंट कम, उसका वेपर प्रेशर ज्यादा। भाई अगर बॉइलिंग पॉइंट कम होगा तो कम ही टेम्परेचर पर वो बॉयल होने लगेगा, इसका मतलब उसका वेपर प्रेशर ज्यादा है। तो जिसका बॉइलिंग पॉइंट कम होगा उसका वेपर प्रेशर ज्यादा होगा। बॉइलिंग पॉइंट किसका कम है? मिथाइल अल्कोहल का। तो मिथाइल अल्कोहल का बॉइलिंग पॉइंट कम है, तो मिथाइल अल्कोहल का वेपर प्रेशर सबसे ज्यादा होगा। मिथाइल अल्कोहल इज द आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, 55th क्वेश्चन। 55th क्वेश्चन में कह रहा है 6 ग्राम ऑफ यूरिया, मोलर मास 6, was dissolved in 9.9 मोल्स ऑफ वाटर। तो अब मोल्स ऑफ यूरिया कितना दिया है? 6/60। मोल्स ऑफ वाटर कितना दिया है? 9.1, यानी ये दिया है 0.1 और वो 9.9। उसके बाद कह रहा है इफ द वेपर प्रेशर ऑफ प्योर वाटर इज P नॉट द वेपर प्रेशर ऑफ सोल्यूशन, तो P नॉट माइनस PS, ये हमको पता है फॉर्मूला, स्मॉल n अपॉन स्मॉल n प्लस कैपिटल N, हमको सब पता है। 0.1 यहां लिखा, ये हुआ बेटा 0.1 प्लस 9.9, दैट मीन्स 0.1, ये 1 हो जाएगा 0.1। तो P नॉट माइनस PS अपॉन P नॉट बराबर 0.1। सॉल्व करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा? ये हो जाएगा आपका P नॉट 0.1, तो इधर की तरफ लेकर के आएंगे तो PS बराबर हो जाएगा 0.9 P नॉट। ओके, द आंसर इज थर्ड। अब देखिए इसके बाद 56 क्वेश्चन। 56 क्वेश्चन क्या है? एन आइडियल सोल्यूशन वाज फाउंड टू हैव वेपर प्रेशर ऑफ 80 torr when the mole fraction of a non-volatile solute was 0.2. What would be the vapor pressure of pure solvent at the same temperature? ठीक है, तो वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट, यानी हमें फिर से उसी फॉर्मूले का यूज करना है, ठीक है। और हमें वेपर प्रेशर प्योर सॉल्वेंट का दे रखा है, सॉल्यूशन का दे रखा है, PS दे रखा है हमारा, हमें 80 दे रखा है, और मोल फ्रैक्शन दे रखा है 0.2, ठीक है। सॉल्व किया जाए इसको, तो ये हो जाएगा आपका P नॉट माइनस PS बराबर 0.2 P नॉट, तो ये इधर आएगा, तो बेटा 0.8 P नॉट इज इक्वल टू 80, तो P नॉट इक्वल टू 80 अपॉन 0.8, 800 अपॉन 8, तो 100 टॉर आ गया आंसर। तो ये हो गया 100 टॉर। फिर अगला क्वेश्चन बेटा, अगला क्वेश्चन है 57th क्वेश्चन। क्वेश्चन है द वेपर प्रेशर ऑफ एन एक्वस सोल्यूशन सुक्रोज एट 373 केल्विन इज फाउंड टू बी 750। अब देखिए, सबसे पहली बात तो जब कभी भी 373 केल्विन दिया है, इसका मतलब 100 डिग्री सेंटीग्रेड है। और कभी भी 100 डिग्री सेंटीग्रेड दिया हो तो आप ये मान के चलें कि वाटर के लिए P नॉट कितना हो जाएगा 760 mm, और सोल्यूशन के लिए इस क्वेश्चन में दे रखा है 750। अब P नॉट माइनस PS अपॉन P नॉट और मोल फ्रैक्शन, तो ये आपका हो जाएगा, मोलरिटी निकालनी है तो हम मोल फ्रैक्शन ऐसे लिख सकते हैं M 55.5। तो P नॉट कितना 760 माइनस 750 अपॉन 760 इज इक्वल टू मोलालिटी। अब इस रिलेशन को आप सॉल्व करके मोलालिटी निकाल सकते हैं, ये ध्यान रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन है, इसको याद कर लीजिए। तो मोलालिटी निकल आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट 58th क्वेश्चन। 58th क्वेश्चन जो है, एस्टिमेट द लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर ड्यू टू द सोल्यूट इन ए 1 मोलर। अब देखिए इस क्वेश्चन में 1 मोलर दे रखा है
और सोल्यूशन एट 100 डिग्री सेंटीग्रेड। अब ये 1 मोलर कह रहा है, ठीक है, और वो पूछ रहा है लोअरिंग इन द वेपर प्रेशर। तो फार्मूला तो हमारा ये हो गया, लोअरिंग इन वेपर प्रेशर अपॉन पी नॉट इज इक्वल टू मोलैरिटी प्लस 55 पॉइंट, ये तो फार्मूला हो गया, ठीक है। अब यहां पर एक मुद्दा ये है कि भाई मोलैरिटी दे रखी है हमको और हम यहां लिखते हैं मोलैरिटी, तो जब कभी ऐसा हो तो हम मोलैरिटी को मोलैरिटी के बराबर लिख सकते हैं ऐसे क्वेश्चंस में। सो वी कैन राइट lowering in vapor pressure is equal to 1 upon 56.5 into, अब देखो 100 डिग्री सेंटीग्रेड है, फिर वही बात है, पी नॉट कितना होगा 760। इसको सॉल्व कर लेंगे, लोअरिंग इन वेपर प्रेशर आ जाएगा। देन 59, कैलकुलेट द वेट ऑफ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट हैविंग मॉलिक्यूलर वेट 40, molecular weight 40 which should dissolve in 57 gram of octane। अब देखो octane जो है C8H18, ये octane होता है, ठीक है। अब इसका मोलर मास कितना होगा, मोलर मास आ जाएगा 114, C8 96 प्लस 18, ठीक है, ये मोलर मास आ जाएगा। और कह रहा है कि भाई नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट के ये बात कर रहा है नॉन वोलेटाइल का कितना वेट है। तो पहले हम इसका फॉर्मूला लिख लें, ठीक है, और ये 80% देखो, पहले ये लिख लिया जाए, पी नॉट माइनस पी एस अपॉन पी नॉट इज इक्वल टू एक्स अपॉन, एक्स क्या है, वो सॉल्यूट जिसका कि मोलर मास कितना है 40 अपॉन एक्स अपॉन 40 प्लस, अब ये 57 ग्राम है तो 57 अपॉन 11, ये हुआ। अब यहां पे वो क्या कह रहा है सवाल में कह रहा है कैलकुलेट द वेट ऑफ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट हैविंग मॉलिक्यूलर वेट 40 which should be dissolved in 57 gram of octane to reduce its vapor pressure to 80%। मतलब अगर मैं P नॉट को 100 मान लूं तो 80% कम हो गया, यानी इसका मतलब PS कितना हो गया 20। अब हम रख दें इसको 100 माइनस 20 अपॉन 100 इज इक्वल टू x बाई 40 प्लस 57 बाई 114। इसको आप सॉल्व कर लेंगे, x निकल आएगा, ठीक है। अगले सवाल पे चलते हैं, 60th क्वेश्चन। 60th क्वेश्चन में क्या है, यहां पर दो सोल्यूशन दे रखे हैं, इक्वल वेट ऑफ सोल्यूट आर डिसॉल्व्ड इन इक्वल वेट ऑफ टू सॉल्वेंट्स ए एंड बी। देखो यहां पर अगर हम दो सोल्यूशन बना लें, ठीक है, ये हमारा सॉल्वेंट एक है ए जिसका कि मोलर मास Ma, और यहां पर है सॉल्वेंट दूसरा बी जिसका कि मोलर मास है Mp, ठीक है। अब इक्वल मास दोनों में डाल दिए गए हैं, तो इसका मतलब ये हुआ कि मोल सॉल्यूट के सेम हो गए। भाई इक्वल मास है सेम सॉल्यूट का, तो मोल सेम हो गए। यानी यहां पर मैं लिख सकता हूं इसका, अगर हम मोल फ्रैक्शन लिखेंगे तो n अपॉन n प्लस सेम वेट है तो x अपॉन Ma, और यहां पर कितना है n अपॉन n x अपॉन Mp। अब ये क्या लिखा मैंने, मोल फ्रैक्शन लिखा। अब ये मोल फ्रैक्शन लिखा बेटा मैंने। अब आगे देखो क्या कह रहा है, the equal weight of solute are dissolved in equal weight of two solvents A and B and formed very dilute solution। अब देखिए ये very dilute solution कह रहा है, तो very dilute solution अगर कहा जाए तो हम क्या लिख सकते हैं इसको, n अपॉन x अपॉन Ma, और इसको लिख सकते हैं n अपॉन x अपॉन Mb, ये लिख सकते हैं। यानी इसका मतलब हम Ma को ले लें ऊपर। अब मेरा ये तो आपको समझ में आ रहा होगा कि वेरी डाइल्यूट में मैंने क्या किया, इसको n को इग्नोर कर दिया, क्योंकि ये बहुत बड़ा है, डाइल्यूट मतलब ये n बहुत छोटा है, तो इसको इग्नोर कर दिया। ये आ गया हमारे ए रिलेशन। अब देखिए ये है क्या, ये इसको मैं यहां से हटा रहा हूं, आपको पता ही क्या है, ये एक्चुअली क्या लिखा है, ये लिखा है लोअरिंग इन वेपर प्रेशर ऑफ ए, और ये लिखा है लोअरिंग इन वेपर प्रेशर ऑफ बी। ठीक, कंडीशन क्या दे रहा है, वो कह रहा है
द रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर फॉर द सोल्यूशन बी हैज ट्वाइस द रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर ऑफ ए। यानी इसका मतलब वो ये कह रहा है, ये कंडीशन कह रहा है। फिर से एक बार देख लीजिए, द रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर फॉर द सोल्यूशन बी, इसका हैज ट्वाइस द रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर ऑफ ए, इसका ट्वाइस है। तो बस यहां पर ऐसे रखते जाइए, सॉल्व कर दीजिए, ये कट गया, ये कट गया, ये कट गया, क्या आ गया, एम ए बराबर, ये आंसर आ गया। तो अब ये हो गया आपका सेकंड वाला ऑप्शन करेक्ट हो। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, 61। तो 61 क्वेश्चन पर बात करते हैं। ये है, द वेपर प्रेशर ऑफ प्योर लिक्विड ए is 100 torr and that of pure liquid B is 80 torr. The vapor pressure of 25 solution containing 20 gram of each A and B। ठीक है, ओके। तो देखो इसके लिए हम क्या लिखेंगे, P नॉट A एक्स ए P नॉट B एक्स B बराबर PT पूछ रहा है। अब देखिए भाई, यहां पर अगर 20 ग्राम ऑफ ईच, तो देखो यहां पर अगर मैं ए की बारे में बात करूं तो एक्स ए कितना हो जाएगा, एक्स ए हो जाएगा बेटा 20/40, 20/40 प्लस यहां पर कितना है मोलिकुलर वेट 80, 20/80, यानी ये हो जाएगा आपका 0.5 और ये हो जाएगा 0.5 प्लस 0.25, ये हो जाएगा। तो 0.5/0.75, तो टू बाई थ्री, ये एक्स ए आ गया, तो एक्स बी कितना हो जाएगा, एक्स बी हो जाएगा 1/3। अब इसको रख दिया जाए तो पी टी बराबर कितना होगा, एक्स ए। अब पी नॉट ए कितना दे रखा है, पी नॉट ए 100 टॉर, 100 इंटू 2/3 और 40 टॉर दे रखा है, 40 इंटू 1/3, सॉल्व कर दिया जाए इसको तो 1/3 240 80 टॉर आंसर, 80 टॉर आंसर आ जाएगा। ठीक है, 62 में चलते हैं, 62 क्वेश्चन है वो, the two liquids A and B have vapor pressures in the ratio P naught A upon P naught B 1/3 दे रखा है। ठीक है, और कह रहा है assume A and B form an ideal solution and the ratio of mole fraction of A and B in the vapor phase, मतलब वेपर फेज में दे रखा है बेटा, तो वाई ए और वाई बी कह देते हैं इसको 4:3, 4/3। पूछ क्या रहा है, पूछ रहा है देन द मोल फ्रैक्शन ऑफ बी इन द सोल्यूशन, मोल फ्रैक्शन ऑफ बी इन द सोल्यूशन। बहुत आसान है, देखो हम यहां पर क्या कर सकते हैं, हमें पता है पी नॉट ए एक्स ए अपॉन पी नॉट बी एक्स बी बराबर हम लिख सकते हैं वाई ए अपॉन वाई बी, ये लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम। अब देखिए ये हमको पता है 1/3 रखा, अब ये क्या है, एक्स ए को क्या लिख सकते हैं, एन ए अपॉन एन बी लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। 4/3 क्यों लिख सकते हैं, क्योंकि एक्स ए बराबर क्या हो जाएगा, एन ए अपॉन एन ए प्लस एन बी, एन बी अपॉन एन ए प्लस एन बी कट जाएगा, नीचे वाला कट जाएगा, डिनोमिनेटर ये बचा, 3 कट गया, तो क्या आ जाएगा, एन ए अपॉन एन बी बराबर 4 आ जाएगा। पूछ क्या रहा है, मोल फ्रैक्शन बी का दोनों तरफ 1 ऐड कर दो, देखो दोनों तरफ 1 जब ऐड करोगे तो क्या आ जाएगा, एन बी प्लस एन ए अपॉन एन बी बराबर
5 आया, उलट दो इसको, NB अपॉन NA प्लस NB क्या लिखा है 1/5, आंसर मोल फ्रैक्शन ऑफ B आ गया, तो ये 1/5 फर्स्ट ऑप्शन हो जाएगा इसका, ठीक है। तो ये हो गया 62। अब नेक्स्ट 63rd क्वेश्चन। तो 63rd क्वेश्चन है वो थ्योरेटिकल है, ठीक है, थ्योरेटिकल है, सवाल को ठीक से पढ़िए, देखिए कि क्या है इसमें है। देखिए मैं पढ़ रहा हूं, पहला पूछ रहा है कौन सा करेक्ट है, सोल्यूशन हैज मोर molecular randomness than a pure solvent has the entropy change between the solution and solid is larger than the entropy change between the pure solvent and solid। अब क्या है, जब हम सॉल्यूट बेटा डालते हैं, जब सॉल्यूट हम डालते हैं, जैसे मान लेते हैं ये तुम्हारे सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल्स हैं, ये सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल्स हैं, ये ऐसे फिट रखे हुए हैं ऐसे, जब हम इसके अंदर सॉल्यूट डाल देंगे तो क्या होगा, सॉल्यूट जब जाएगा इनके मॉलिक्यूल्स के बीच में सॉल्यूट जाएगा तो क्या करेगा, इन मॉलिक्यूल्स को दूर दूर कर देगा। जब मॉलिक्यूल्स को दूर दूर करेगा तो क्या हो जाएगा, रैंडमनेस बढ़ जाएगी, यानी एंट्रोपी बढ़ जाएगी। तो ये पहला वाला पार्ट करेक्ट है, सॉल्यूशन हैज मोर मॉलिक्यूलर रैंडमनेस देन अ प्योर सॉल्वेंट, हैज द एंट्रोपी चेंज बिटवीन सॉल्यूशन एंड सॉलिड इज लार्जर देन द एंट्रोपी चेंज बिटवीन द प्योर सॉल्वेंट एंड सॉलिड। जब सॉलिड डाल दोगे तो मॉलिक्यूल दूर दूर जाएंगे, रैंडमनेस बढ़ जाएगी तो एंट्रोपी बढ़ जाएगी। ओके, हीट ऑफ फ्यूजन ऑफ सॉल्यूशन एंड सॉल्वेंट आर सिमिलर सिंस सिमिलर फोर्सेज ऑफ इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स आर इन्वॉल्व, बिल्कुल सही है। थर्ड, शुगर कंटेनिंग सॉल्यूशन फ्रीजेस एट ए लोअर टेम्परेचर देन प्योर वाटर, ठीक है, शुगर कंटेनिंग सॉल्यूशन फ्रीजेस, बिल्कुल, जब हम शुगर डालेंगे तो फ्रीजिंग पॉइंट क्या हो जाएगा, डाउन हो जाएगा। जब फ्रीजिंग पॉइंट डाउन हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, फ्रीजिंग पॉइंट डाउन हो गया, ये कम टेम्परेचर पर ये फ्रीज करेगा। जब हम किसी नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट को सॉल्वेंट पे डाल देते हैं तो फ्रीजिंग पॉइंट कम हो जाता है। तो ये तीनों सही है, तो फोर्थ ऑप्शन इज करेक्ट। 64th क्वेश्चन, विच विल हैव द मैक्सिमम बॉइलिंग मिक्सचर। मैक्सिमम बॉइलिंग मिक्सचर क्या होता है, मैक्सिमम बॉइलिंग मिक्सचर के लिए ये होता है मैक्सिमम बॉइलिंग मिक्सचर, ठीक है, यानी ये बेटा बॉइलिंग पॉइंट और ये मोल फ्रैक्शन। तो मैक्सिमम बॉइलिंग मिक्सचर के लिए कौन सा होता है, हमेशा नेगेटिव डेविएशन होता है, और नेगेटिव डेविएशन में कौन सा दे रखा है, HNO3 प्लस H2O सोल्यूशन, दिस इज द आंसर। आते हैं अगले क्वेश्चन में, 65th क्वेश्चन। 65th क्वेश्चन कह रहा है, total vapor pressure of mixture 1 mole of volatile component A and 3 mole of volatile component of B is 90। तो पहले इसका निकाल लिया जाए। तो टोटल प्रेशर कितना होगा, P नॉट A XA प्लस P नॉट B XB, ये होगा। तो P नॉट A कितना है 100 इंटू, अब 1 मोल है बेटा A का और 3 मोल है B के, तो 1/4 प्लस P नॉट B कितना 80 इंटू 3/4, सॉल्व कर लिया जाए इसको तो 25 प्लस 60, ये कितना आ जाएगा 85। टोटल प्रेशर 85 है, और जबकि इसमें टोटल प्रेशर कितना दे रखा है, इस क्वेश्चन में देखिए दे रखा है 90। तो अगर टोटल प्रेशर जितना होना चाहिए उससे ज्यादा है, यानी ये 85 है और गिवन कितना है, यानी ये तो हो गया कैलकुलेटेड, और पीटी जो एक्सपेरिमेंटेड है वो कितना है 90, ये ज्यादा है, तो पॉजिटिव डेविएटेड, देयर इज पॉजिटिव डेविएशन फ्रॉम द राउल्स लॉ। अगर टोटल प्रेशर जितना होना चाहिए उससे ज्यादा है तो क्या कहेंगे, पॉजिटिव डेविएशन, ठीक है। 66 क्वेश्चन, क्वेश्चन कह रहा है, if the elevation in boiling point of solution of non volatile non electrolyte, अब देखिए यहां पर क्या दे रखा है, Kb x दे रखा है, और एक चीज और ध्यान रखिए, जो Kf है यहां पर z दे रखा है, इस क्वेश्चन में नहीं दिया है लेकिन आप इसे नोट करिएगा, ठीक। और एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट दे रखा है y, और पूछ रहा है
डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। अब देखिए सेम सोल्यूशन है बेटा, तो हम क्या लिखेंगे, डेल्टा टी बी बराबर के बी इंटू मोलैलिटी, पहला इक्वेशन, डेल्टा टी बी एफ के एफ मोलैलिटी, सेकेंड इक्वेशन। दोनों को डिवाइड कर दीजिए, अगर हम दोनों को डिवाइड कर देंगे मोलैलिटी कट जाएगी, सोल्यूशन सेम है। तो डेल्टा टी बी कितना दे रखा है, वाई वाई, और डेल्टा टी एफ निकलवा रहा है, पूछ रहा है कितना है, के बी कितना दे रखा है एक्स, के एफ कितना दे रखा है जेड। तो डेल्टा टी एफ कितना आ जाएगा, वाई जेड बाई एक्स। आंसर 66 हो गया। अब 67 क्वेश्चन, क्वेश्चन जो है उसको देखते हैं। बेंजीन फ्रीजेस एट, बेंजीन का फ्रीजिंग पॉइंट दे रखा है, यानी फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ बेंजीन इज 5.5 डिग्री सेंटीग्रेड। बहुत ध्यान से सुनिए। At what temperature will a solution of 10.44 gram of benzene, C4H10, तो C4H10 जरा इसका मोलर मास निकाल लिया जाए, 4 इंटू 12 48 प्लस 10 यानी 58। ठीक है, अब सल्यूट दे रखा है, मास दे रखा है इसका 10.44, तो मोल्स कितने हो जाएंगे, इतना हो जाएगा इसका मोल्स। 10.44 दे रखा है ना, तो इतना मोल्स हो जाएगा, मास अपॉन मोलर मास। एक बार फिर से देख लिया जाए, 48 और 10 58, ठीक है, ये हो गया इन 200 ग्राम, यानी ये मोल्स हो गए 200 ग्राम इन 2000। अब ये मोलैलिटी हो गई बेटा, मोलैलिटी हो गई। अब देखिए पूछ क्या रहा है, पूछ रहा है आपका सोल्यूशन का फ्रीजिंग पॉइंट पूछ रहा है, केएफ दे रखा है, हाँ, तो केएफ दे रखा है कितना 5.12। देखो ये केएफ हो गया, ये मोलैलिटी हो गई, और ये हो गया डेल्टा टी एफ। ठीक है, ये सारा कैलकुलेट कर लेंगे, ये तो साफ साफ 5 से कट गया। अब मैं लिख रहा हूं यहां पर डेल्टा टी एफ, डेल्टा टी एफ के लिए ध्यान रखें टी एफ नॉट माइनस टी एफ बराबर 5.12, थोड़ा आप लोग कैलकुलेशन करिएगा, 10.44 बाई 58 इंटू 5। अब देखिए यहां पर टी एफ नॉट दे रखा है, .5 और टी एफ निकालना, ये सोल्यूशन का है, इसको आप सॉल्व कर लेंगे, यू विल गेट आंसर। ये टी एफ निकल आएगा, इस टी एफ नॉट दे रखा है, डेल्टा टी एफ निकल आएगा। ये हो गया सेक्शन ए। अब बात करते हैं सेक्शन बी की, नंबर है 92। क्वेश्चन नंबर 92, $12 grams of magnesium on reacting completely with acid gives hydrogen gas, the volume of which STP। देखो ये तो सिंपल सवाल है, Mg प्लस HCl, तो MgCl2 प्लस H2 गैस। इसका मतलब 1 मोल कितना देगा, 1 मोल इसका 1 मोल देगा। ठीक है, और रिएक्टिंग विद कंप्लीटली विद एसिड, एसिड एक्सेस में है तो कोई प्रॉब्लम वाली बात ही नहीं है। अब हमारा मोल्स है कितना है इसका, 12 ग्राम है, 12/24 यानी 0.5 मोल्स। अब 1 मोल अगर देता है तो यहां पर कितना होगा बेटा, ये 2 ग्राम कह दो या 22.4 लीटर एट एनटीपी। तो 1 मोल से देगा 22.4, अगर 1 मोल से बेटा देगा 22.4 तो 0.5 से कितना देगा 11.2 लीटर। आंसर 11.2 लीटर, तो इसमें सेकंड ऑप्शन दे रखा है। अब आ जाते हैं 93 की तरफ।
how much ethyl alcohol must be added to 1 liter of water so that solution will not freeze? मेरा बेटा फ्रीज ना करे, इसका मतलब है कितना हम इसके अंदर डालें, एथाइल अल्कोहल मस्ट बी एडेड टू 1 liter ऑफ वाटर, वाटर फ्रीज ना करे, नहीं, जो वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट है वो कम हो जाए। ठीक है, चलिए करते हैं। solution will not freeze at -4 डिग्री सेंटीग्रेड, 4 डिग्री फ़ारेनहाइट कह रहा है। तो अब देखिए, सबसे पहली बात तो ये कह रहा है -4 डिग्री फ़ारेनहाइट, ठीक, और कितने ग्राम की बात कर रहा है, और केएफ दे रखा है। अब ध्यान से सुनिए, केएफ किस में दे रखा है, 1.86 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक, तो आपको इसको क्या करना है, फ़ारेनहाइट को आपको डिग्री सेंटीग्रेड में चेंज करना है। मैं पूरा सवाल बता रहा हूं, उसको आप ऐसे करिएगा। तो डेल्टा टी एफ 4 डिग्री फ़ारेनहाइट को किस में चेंज करेंगे, डिग्री सेंटीग्रेड में, इसको डिग्री सेंटीग्रेड में चेंज करेंगे। और यहां पर क्या लिखते हैं, टी एफ नॉट, और ये बेटा टी एफ दे रखा है, टी एफ नॉट माइनस टी एफ, सॉरी, इक्वल टू के एफ, हाउ मच एथाइल अल्कोहल, यानी x ग्राम एथाइल अल्कोहल का मोलर मास होता है 46, और 1 लीटर कह रहा है तो 1 लीटर को 1000 हम ग्राम ले सकते हैं। ठीक है, ये कट गया, ये कट गया। केएफ की वैल्यू दे रखी है, इसको डिग्री फ़ारेनहाइट को आप किस में चेंज करेंगे, डिग्री सेंटीग्रेड में, और उसको लिखेंगे यहां पर। और टी एफ नॉट कितना दे रखा है, टी एफ नॉट इज 0 डिग्री सेंटीग्रेड, तो ये 0 रखेंगे यहां पर, इसको डिग्री सेंटीग्रेड में चेंज करके यहां रखेंगे और सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो ये हो गया आपका 93, फिर 94, क्वेश्चन में है 36 ग्राम ऑफ सोल्यूट हैविंग द एम्पिरिकल फार्मूला CH2O, एम्पिरिकल फार्मूला दे रखा है, एम्पिरिकल फार्मूला CH2O, और एम्पिरिकल फार्मूला मास कितना होगा, 12, 2 14 और 16 कितना हो जाएगा, 30। ठीक है, CH2O का जो एम्पिरिकल फार्मूला मास कितना होगा, 12 + 2 + 16, तो 30 हो जाएगा। और कह रहा है व्हेन द 36 ग्राम ऑफ सोल्यूट हैविंग एम्पिरिकल फार्मूला डिसॉल्व्ड 1.5 kg। अब देखिए, सॉल्यूशन फ्रीजेस एट, अब सॉल्यूशन की फ्रीजेस की बात कर रहे हैं, यानी कि हम ये फार्मूला लिखिए। ठीक है, अब यहां से देखिए क्या आएगा, और पूछ क्या रहा है, मॉलिक्यूलर फार्मूला पूछ रहा है। चलिए देखिए, यहां पर केएफ कितना है, वाटर है तो 1.86, ये याद रखना पड़ेगा आपको। जैसे वाटर अगर आ जाता है तो आपको उसका केएफ याद होना चाहिए। ठीक है, केएफ कितना है, 1.86, वैसे दे रखा है इसमें। और मोलरिटी 36 ग्राम ऑफ सोल्यूट हैविंग एम्पिरिकल फार्मूला इज दिस 1. अब 36 ग्राम मोलर मास इसका m1 मान लो, 1.2 kg दे रखा है, तो kg में दे रखा है तो 1000 लिखने की कोई जरूरत नहीं। अच्छा, डेल्टा टी एफ हमने ऐसे लिख लिया, तो डेल्टा टी एफ, अब यहां पर डेल्टा टी एफ कितना दे रखा है, ये सोल्यूशन का दे रखा है -0.93, तो यहां पर लिख सकते हैं 93, 1.86 36 m1 × 1.2। अब ये डिस्मल यहां से हटा के यहां 0 कर दिया तो हो जाएगा 30, तो m1 हो जाएगा 1.86 × 30/93, ये हो जाएगा। ठीक है, अब ये हुआ, अगर मैं इसको कहूं 2, तो ये × 10⁻⁻2 है ना, 1.86। ठीक है, तो m1 आ जाएगा आपका 0.3, 0.6, कहीं कुछ गड़बड़ है, एक बार चेक करें जाए। डेल्टा टी कितना आ रहा है,
0.93, अच्छा 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 अच्छा, प्लीज 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 प्लीज, 0.93 है, 0.93 है, 0.93 है, तो ये 0.93 हो जाएगा, तो इसको यहाँ करने की जरूरत नहीं है, तो 0.93 है, तो ये हो जाएगा आपका, ये हटाए 60 आ गया, तो ये मोलर मास इसका 60 आ गया। देखो ये मोलर मास आ गया सॉल्यूट का मोलर मास हमने कैसे निकाला, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी से। अब जब ये मोलर मास आ गया, अब मैं इसको हटा रहा हूं, इसका काम खत्म, मोलर मास आ गया, तो ये आ गया मोलर मॉलिक्यूलर मास 60, ठीक है। अब वो पूछ रहा है मॉलिक्यूलर फार्मूला, तो n बराबर होता है मोलर मास अपॉन इंपेरिकल फार्मूला मास, ये आया आपका 60/30, ये आ गया 2। अब ये n जो वैल्यू आती है इसको मैं ऐसे लिखता हूं, मॉलिक्यूलर फार्मूला बराबर इंपेरिकल फार्मूला n। इंपेरिकल फार्मूला कितना है, CH2O, यहां पे लिखा है 2, क्या हो जाएगा C2H4O2, दिस इज द आंसर। तो C2H4O2, C2H4O2, द आंसर इज फोर्थ इज द आंसर, ठीक है। आगे चलते हैं, ये अच्छा सवाल था। अब क्वेश्चन नंबर है 95th। अब वो 95th सवाल बहुत बढ़िया है। एक्चुअली क्या होता है, कैम्फर इज ऑफन यूज्ड इन मॉलिक्यूलर मास डिटरमिनेशन। क्यों यूज किया जाता है वो देखो, ये ठीक है। तो अब होता क्या है, ये जो डेल्टा टी है, अगर हम किसी थर्मामीटर की बात करें, ठीक है, अब थर्मामीटर हमने लिया, ये उसका मरकरी हो गया। अब ये मरकरी जो है इस थर्मामीटर में चढ़ेगा, तो जब थर्मामीटर में मरकरी चढ़ेगा तो मान लीजिए सिर्फ इतना सा अगर डिप्रेशन आया, सिर्फ इतना सा गिरा, पता चला इस पे हम मेजर नहीं कर पा रहे, मेजर नहीं कर पाएंगे ना, बहुत छोटा सा अगर डिप्रेशन आया तो उसको मेजर करना मुश्किल होगा। तो ये डेल्टा टी बड़ा होना चाहिए ना, डेल्टा टी बड़ा होना चाहिए। मोलैलिटी तो फिक्स है, डेल्टा टी किस किस चीज पे डिपेंड करेगा, जो डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट है, दो चीज पे डिपेंड करेगा, मोलैलिटी पे और क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट, यानी मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट पे भी डिपेंड करेगा, मोलैलिटी पे। मोलैलिटी फिक्स है तो इसको बड़ा कैसे करोगे, कैसे इसको इतना एलिवेशन करो या डिप्रेशन करो कि हमें इसमें पता चल जाए, हम इसमें मेजर कर पाए, कैसे पता करोगे? इसके लिए चाहिए कि केएफ बड़ा होना चाहिए, केएफ बड़ा होगा तो ये बड़ा हो जाएगा। तो केएफ किसका बड़ा होता है, कैम्फर का। तो कैम्फर हम क्यों यूज करते हैं, इट हैज वेरी लार्ज क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट, सो दिस इज द आंसर। नेक्स्ट, इक्वल वॉल्यूम्स ऑफ, ये 96 है, equal volumes of 0.1 urea and 0.1 molar glucose are mixed, the mixture will have, देखिए यूरिया जो है और ग्लूकोज ना तो डिसोसिएट होते और ना एसोसिएट होते, ठीक है। अब ऑस्मोटिक प्रेशर जो होता है वो क्या होता है, ICRT ये होता है। अब इसमें कहा कंसंट्रेशन पता है, दोनों का 0.1 है, RT पता है, I1 है दोनों का, ना तो एसोसिएट होते ना डिसोसिएट, तो क्या होगा, इन दोनों का जो ऑस्मोटिक प्रेशर होगा वो सेम हो जाएगा, क्योंकि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता वो ग्लूकोज है, यूरिया है, फ्रक्टोज या सुक्रोज है, इट डिपेंड्स ऑन द ओनली नंबर ऑफ मोल्स या कंसंट्रेशन, ठीक, ऑस्मोटिक प्रेशर के लिए। अच्छा 97, which of the following experimental method is adopted to determine the osmotic pressure? Very simple, ऑस्मोटिक प्रेशर को डिफाइन करने के लिए, एक्सपेरिमेंट के थ्रू कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास जो मेथड है, बर्कले-हार्टलेज मेथड, ठीक है। बर्कले-हार्टलेज मेथड इज यूज्ड टू डिटरमाइन द ऑस्मोटिक प्रेशर, तो इसका ये पहला ऑप्शन होगा। इसके बाद आते हैं 98 पे, 1% KCl solution is ionized to the
extend 80% the osmotic pressure of at 27 डिग्री सेंटीग्रेड ऑफ द सॉल्यूशन। देखिए अभी हमने लिखा ऑस्मोटिक प्रेशर हम कैसे निकालते हैं ऑस्मोटिक प्रेशर ICRT, ये हुआ। अब I क्या होता है 1 माइनस अल्फा एक्स अल्फा प्लस वाई अल्फा CRT, ठीक है। अच्छा अब अगर KCL के लिए बात किया जाए, अगर मैं KCL के लिए बात करूं तो क्या हो जाएगा, KCL में KCL x1 है y1 है तो ये चेंज हो जाएगा 1 माइनस 1 प्लस कितना है 80% है ना 80%। तो यहां पर मैं लिख दूं KCL की वजह से x1 y1 और 80% है तो अल्फा 0.8 पुट कर दें इसमें 1 माइनस 1 प्लस 0.8 प्लस 0.8। अब C कितना होगा 1% कह रहा है। अब देखो 1% का मतलब क्या 1 ग्राम। अब KCl का मोलर मास कितना होता है 1%, तो मोलर मास होगा इसका 39 प्लस 35.5, तो ये हो जाएगा मेरे ख्याल 74.5 अपॉन 0.1। देखो ये कह रहा है 1%, इसका तो 1 ग्राम इन 100 ml, तो 100 ml की जगह क्या लिख दिया हमने, मान लीजिए 100 ml लिखा, हमें लीटर में लिखना है तो 10⁻⁻3, तो ये हो जाएगा 1/7.45। इसको अच्छे से समझ लो, ये हो जाएगा। तो अब ये C की जगह हम लिखेंगे 1/7.45। ये मैंने C निकाला है कंसंट्रेशन मोल्स पर लीटर, मैं इसको हटा रहा हूं, मैंने C यहां लिख दिया। R की वैल्यू 0.0 यहां लिख देता हूं इस जगह, तो 1 माइनस 0.8 प्लस 0.8 प्लस 0.8, C की वैल्यू भी बताई मैंने, ये हो जाएगा आपका 7.45। R की वैल्यू होती है 0.0821 और टेम्परेचर कितना है भाई 27 डिग्री सेंटीग्रेड, वेरी सिंपल, केल्विन में लिखेंगे इसे 300। अब ये आपका सॉल्व कर लीजिए, ये कट गया 1.8, ये आप अपना सॉल्व करिए 0.0821 300 अपॉन 7.45। दिस इज ऑस्मोटिक प्रेशर और ये एटमॉस्फेयर में आएगा। इसके बाद द रिलेशनशिप बिटवीन ऑस्मोटिक प्रेशर, अब देखिए इसको मैं हटाता हूं, तो अगला क्वेश्चन है 99। देखिए ग्लूकोज यूरिया एंड सुक्रोज 1/180 1/60 1/342 पूछ क्या रहा है, देखो वो पूछ रहा है कि द रिलेशनशिप बिटवीन ऑस्मोटिक प्रेशर है ना एंड डिसॉल्व्ड इन 1 लीटर ऑफ वाटर, ऑस्मोटिक प्रेशर पूछ रहा है। पहले ये लिख लिया जाए ऑस्मोटिक प्रेशर किस बात पर डिपेंड करेगा, ये I = 1 CRT, RT सब में सेम। C के बारे में बात करें तो वॉल्यूम भी सेम है, यहां पर क्या हो जाएगा 1 मोलर मास 1 ग्राम दे रखा है, तो ऑस्मोटिक प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मोलर मास। जिसका मोलर मास ज्यादा होगा उसका ऑस्मोटिक प्रेशर कम होगा, क्योंकि बाकी सारी चीजें सेम। तो मोलर मास सबसे ज्यादा किसका है, इसका है, तो सुक्रोज का सबसे कम ऑस्मोटिक प्रेशर, फिर उसके बाद ग्लूकोज का, उसके बाद यूरिया का, तो सबसे बड़ा यूरिया का होगा। अब इसमें क्या क्या दे रखा है, पाई 1 किसका दे रखा है, ग्लूकोज का, तो यूरिया सबसे बड़ा, यूरिया किसका है, यूरिया आपका है पाई 2,
तो ये पाई 2 हो गया, पाई 2 सबसे बड़ा, फिर ये पाई 1 है और ये हो गया पाई 3, पाई 3 सबसे छोटा। तो ये हो जाएगा आपका आंसर इज 3rd। एंड देन लास्ट क्वेश्चन 100 क्वेश्चन, बस लास्ट क्वेश्चन, इसको देखिए ठीक से। 100 क्वेश्चन है क्या। अब Al2SO4 होल थ्राइस, Na3PO4, BaCl2 एंड ग्लूकोज। अब इसमें जो ऑप्शन दे रखे हैं वो ठीक नहीं है, मैं इसमें बस बता देता हूं। आई की वैल्यूज क्या है, आई की वैल्यू यहां पर होगी 5, यहां पर होगी 4, यहां पर 3 और यहां पर 1, ठीक है। तो अब वो पूछ रहा है मोलरिटी सबकी सेम दे रखी है, सीक्वेंस पूछ रहा है, तो जिसकी आई की वैल्यू सबसे ज्यादा होगी वो उसकी वैल्यू ऑस्मोटिक प्रेशर की सबसे ज्यादा। ठीक है, तो सबसे बड़ा ये पहले नंबर पर, ये दूसरे नंबर पर, ये तीसरे और ये चौथे नंबर पर। जिसका जितना ज्यादा मोल्स होगा, वन ऑफ फैक्टर जितना बड़ा होगा, ऑस्मोटिक प्रेशर उतना ज्यादा होगा। अब इसमें क्योंकि ऑप्शन सही दे रखे तो मैं सिर्फ इसका कंसेप्ट लिखे दे रहा हूं। ऑस्मोटिक प्रेशर किसका ज्यादा होगा, अगर मोल कंसंट्रेशन सेम है, मोलर कंसंट्रेशन टेम्परेचर सेम है, तो किस बात पर डिपेंड करेगा, आई पर। जिसका वांट ऑफ फैक्टर बड़ा होगा उसका ऑस्मोटिक प्रेशर ज्यादा होगा। तो मैं ये सोचता हूं कि ये सारे क्वेश्चंस हो गए, अब इनको आप ठीक से लगाइए। बेस्ट ऑफ लक।